भैया क्लास स्टार्ट कब होगी? वो दोनों अभी तक आ नहीं रहे हैं। एक सेकंड में, आप यहीं रहना, मैं अभी कॉल करके बात करता हूँ। अभी शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है क्या? अपना माइक आप लोग ऑन कर सकते हो? नहीं भैया, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास कि नहीं, ये बता दो पहले। आप पढ़ लेना, फिर उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जो भी होगा वो अपलोड हो जाएगा फिर। हाँ भैया, आ रही है। चलो ठीक है। दामिनी, आप कोशिश करना और माइक को एक बार क्लिक करने की, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज अपन पढ़ाई करते हैं। आपको जो भी डाउट होगा ना, आप लिख देना उस पे, चैट बॉक्स पे। मैं शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ। ठीक है, बीच बीच में देख लेंगे आपका। तो ये पीडीएफ में देखेंगे हम कहाँ तक लास्ट क्लास हमने किया था, उस क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमने लास्ट कहाँ तक किया था, 1 मिनट। भैया हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करने वाले थे आज। अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करने वाले थे, ओके। तो हम अभी वही करते हैं। एक एक सेकंड, इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करने वाले थे, ये लीनियर मोमेंटम हो गया था। इससे पहले का अगर मैं कुछ पूछूं तो आप लोगों को याद है क्या? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ कि ये जो इनर्शिया है वो क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया?
इनर्शिया जो है ये स्टेट चेंज नहीं करता और यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन मूव करता है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन मूव करता है, ठीक ठीक करेक्ट है। अच्छा, और इसमें एक एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? इम्पल्सिव फोर्स मतलब कम टाइमिंग में और भैया कुछ कम टाइमिंग में था कुछ कम के आगे याद नहीं आ रहा। मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत सारा मतलब हैवी लार्ज चार्ज अगर कहीं अप्लाई करते हैं मोमेंटम के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई मतलब कहा जाए कि बहुत ज्यादा चार्ज ला दिया जाए मोमेंटम के साथ, है ना, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को, और इसे ही कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इसके बाद लीनियर मोमेंटम की बात किए थे, तो हम इसके बाद सेकंड थर्ड पहुंच जाते, सेकंड में पहुंचते हैं हम। अब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है? तो न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, और वो साइंटिस्ट था, उसने ही ये इन्वेंशन किया था अपना लॉ। और इनका इनका जो लॉ था वो तीन टाइप्स के लॉ इसने दिया था, जिसको इसने नाम दिया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पर्टिकुलर इसका कोई भी नाम नहीं दिया, इसने अपना ही नाम दे दिया है, और फर्स्ट लॉ उसको, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऐसा उसका नामकरण ये किया था। कौन? न्यूटन। अब देखते हैं न्यूटन ने फर्स्ट लॉ क्या दिया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे, अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी in its state of rest or in uniform motion along a straight line unless an external force is applied on it। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो या तो वो क्या है, रेस्ट पे है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। दो चीजें कह रहा है। क्या क्या? या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा, वो आगे मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोनों चीजें की बात कह रहा है कि या तो वो रेस्ट रहेगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या होगा, मतलब सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, मतलब इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस, है ना। मतलब यहां से लेकर अगर मान के चलो कि 2 मिनट में यहां से उसने यहां तक का ट्रेवल किया, कितना है ये है एक 1 किलोमीटर, है 1 किलोमीटर। अगर वो उसने 1 किलोमीटर को 2 मिनट में यहाँ किया, तो अगला भी 1 किलोमीटर वो क्या करेगा, 2 मिनट में ही करेगा। यही क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 2 मिनट में ही करेगा, ये इसलिए क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो अभी समझ आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ही उसने बताया। उसने क्या बताया, या तो वो जो ऑब्जेक्ट है, या तो वो रेस्ट पे रहेगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब जब तक कि कोई क्या करना पड़े, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करना पड़े। मतलब जब तक आप कोई बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स को उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक अगर वो रेस्ट कंडीशन पे है तो रेस्ट कंडीशन पे ही रहेगा, और अगर वो मोशन कंडीशन पे है तो वो मोशन ही कंडीशन पे रहेगा। दैट्स इट, बस इतना ही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आई थिंक समझ में आया होगा अभी। अगर समझ में नहीं आया तो हाइज रेंड कर दो, यहाँ पे मतलब हैंड राइज कर दो, अदरवाइज आप क्या करो, चैट सेक्शन में अपना जो भी डाउट हो वो लिख दो। इसके बाद है नेक्स्ट आगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया है। इसके बाद लिखा है, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। दोनों एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग है कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का जो नाम है वो डिफरेंट है, तो इस पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मतलब अगर कहा जाए कि इनर्शिया का लॉ बताइए, तो बिल्कुल न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एज इट इज
आप पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो कर देना, ठीक है, डिस्क्राइब कर देना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है व्हेन अ कारपेट और अ ब्लैंकेट इज beaten with stick that the dust particle separate out from it। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब भी कारपेट पे या फिर ब्लैंकेट पे, कारपेट या फिर ब्लैंकेट पे अगर आप क्या करोगे, बीट इन करोगे या उस पे क्या करोगे, अगर आप उस पे क्या किए, आपने बीट किया उसको विथ अ स्टिक, किसके लिए, स्टिक से, मतलब आपने डंडे से उसको बीट किया, यानी उस पे डंडे से उस पे मारा, तो क्या हो रहा है, देन द डस्ट पार्टिकल सेपरेटेड आउट फ्रॉम इट, तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं सिर्फ अभी एग्जांपल को पढ़ के बता रहा हूँ, इसको अभी समझाऊंगा, पहले दोनों एग्जांपल पढ़ लो। दूसरा एग्जांपल है हमारा, इफ अ मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप्ड देन द पैसेंजर इनसाइड द व्हीकल बेंड ऑनवर्ड आउटवर्ड। देखो, फर्स्ट मैंने बता दिया कि कोई ब्लैंकेट है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, स्टिक से उस पे वार कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो उसकी जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल जा रहे हैं, फर्स्ट ये। सेकंड क्या है कि अगर कोई व्हीकल है जो कि मूविंग पे है, मींस मोशन में है, और सडनली वो रोक दिया जाएगा, सडनली उस व्हीकल को रोक दिया जाए, तो क्या होगा, पैसेंजर जो है उसके बैठा है जो, वो क्या होगा, उस अगर सपोज करो वो बस है तो पैसेंजर है उसके अंदर, तो पैसेंजर क्या करेगा, इनसाइड द व्हीकल बैंड आउटवर्ड, वो क्या होगा, बाहर की तरफ बैंड हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे ही रोका तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ बैंड हो जाएगा, मीन्स अगर कोई यहाँ ऐसा बैठा है तो वो क्या होगा, आगे की तरफ बैंड हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे ही वो अगर क्या किया गया, ब्रेक मार दिया गया बस में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। अब देखो, मैं फर्स्ट वाला पार्टिकल वाला जो था, जो डस्ट पार्टिकल वाला, उसको भी समझा देता हूँ। तो जो डस्ट पार्टिकल वाला है वो क्या है, व्हेन अ कारपेट ऑन अ ब्लैंकेट, जब भी किसी ब्लैंकेट और कारपेट पे अगर आप मारोगे उस पे किसी स्टिक से, तो क्या होगा, आपका जो स्टिक है वो कौन से कंडीशन में है, वो पहले तो वो रेस्ट कंडीशन पे था, आपने एक स्टिक पकड़ा, ये स्टिक कौन सा है, रेस्ट कंडीशन पे है। लेकिन जब जैसे ही आपने क्या किया, उस स्टिक से उस कारपेट पे वार किया, तो वो ये किस कंडीशन पे आ गया, मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, मींस ये क्या हो रहा है, अभी मोशन कंडीशन में आ गया। तो जैसे ही ये मोशन कंडीशन में आया और सडन आके यहाँ पे रुक जाएगा, जैसे ही आप मारोगे तो वो सडन वहां पे आके रुक जाएगा। तो जैसे ही उसने वहां पे आके रुक गया, जैसे ही वो यहाँ पे आया और रुक गया, इसका मतलब वो क्या किया, जितना भी इसका मोमेंटम था, जितना भी इसका फोर्स था, वो पूरा आके यहाँ पे इस कारपेट पे लग गया। अब जब कारपेट पे सारा फोर्स लगेगा, सारा मोमेंटम लगेगा, है ना, इसका मोशन, तो क्या होगा, तो ये जो कारपेट है वो भी मोशन करने की कोशिश करेगा, ये भी मोशन मोशन करने की कोशिश करे, क्योंकि ये मोशन पे है, ये जो हमारा स्टिक है वो मोशन पे है ना। और वो क्या है, किसी दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्ट कर रहा है किसको, कारपेट को। तो जब उसने कारपेट को कनेक्ट किया तो कारपेट भी चाहेगा कि मैं भी मोशन करूं, मैं भी मूव करूं, तो कारपेट क्या होगा, थोड़ा सा मतलब मोशन करने की कोशिश करेगा। और इस वजह से इसमें जो पार्टिकल बैठे हुए हैं, अभी ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो जो मैं अभी चीजें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसके अंदर, जो कारपेट के अंदर जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बैठे हुए हैं कारपेट के ऊपर, वो पार्टिकल क्या होंगे, वो सारे पार्टिकल जैसे ही ये स्टिक उस पे पड़ेगा, तो ये जो आपका कारपेट है ये तो मोशन पे आ गया, थोड़ा सा अंदर धंस जाता है थोड़ा सा कारपेट, तो थोड़ा सा ये तो मोशन पे आ गया, बट जो पार्टिकल है, जो डस्ट पार्टिकल, वो तो अभी भी एज इट इज अपनी जगह ही थे, वो तो मूव नहीं हुए, वो तो अपनी जगह पे हैं, चिपके हुए थे। लेकिन क्या हुआ, कारपेट ही नीचे चला गया, तो ये डस्ट पार्टिकल ऊपर अकेले रह गए बाहर, और यही क्या हो गया, बाहर रह गए, मतलब ये अकेले अलग हो गए। तो यही कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आखिर डस्ट पार्टिकल बाहर निकल गए ना, कैसे निकले, इसलिए निकले क्योंकि डस्ट पार्टिकल मोशन में नहीं आया। मोशन में क्या आया था, तो मोशन में सिर्फ आया था आपका कारपेट, या फिर आपका जो ब्लैंकेट है वो मोशन में आया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
क्लियर है? तो हाइज रेंड कर हाँ दो, भैया। रेंड हाइज जो भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो इसमें इसका सेकेंड लॉ देखते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमसे क्या कह रहा है उस पे देखेंगे, ध्यान देंगे। एक सेकेंड, इसको डिलीट करने दो। एक सेकंड। भैया न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स और एजर्शन का कुछ होता है ना, हाँ एक्सेलरेशन सॉरी। न्यूटन, हाँ ठीक है, अपन अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। इसमें क्या बोल रहा है, द द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने कहा था लीनियर मोमेंटम क्या है, तो आपने पता किया लीनियर मोमेंटम, मैंने कल बताया था क्या होता है लीनियर मोमेंटम, बताइए। बताइए अगर आपको मालूम है लीनियर, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया है। और यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ लिखा तो है। भैया मास और वेलोसिटी। देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। हाँ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम में क्या क्या, मोमेंटम क्या होता है पहले ये मालूम है, तो लीनियर मोमेंटम बिल्कुल मालूम हो जाएगा, क्योंकि उसमें मास एंड वेलोसिटी यही दोनों चीजें की रिक्वायरमेंट रहती है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही कहलाता है लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ, इसने क्या कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज proportional to the applied force, and change in momentum take place in the direction of applied force। क्या कहा इसने, इसने कहा है कि अब देखो फर्स्ट तो उसने बहुत इजी था, फर्स्ट तो उसने बता दिया जो लॉ ऑफ इनर्शिया था। अब जो सेकंड लॉ है इसने और दिमाग लगाया, अब इसने जो सेकंड लॉ निकाला है वो थोड़ा सा और डीप में है। तो देखिए क्या कहा इसने, इसने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू बी अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके। ठीक है, एंड चेंज इट मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और क्या हो रहा है, ये मोमेंटम में चेंज हो रहा है, इसके मोमेंटम में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। और उसका प्लेस कौन ले लेगा, उसका प्लेस ले लेगा टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो क्या करेगा, उसका मोमेंटम का जगह लेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, हाँ भैया। नहीं आया? एफ इज इक्वल टू एम वी, एफ इज इक्वल टू एम वी, जानते हो मतलब हाँ भैया। क्या होता है। देखो एफ एफ मीन्स होता है फोर्स, एम मीन्स मास, और वी मीन्स वेलोसिटी, है ना। जो तो वी मतलब जो आपका, देखो तो यहाँ पे आपको एक चीज बताइए, यहाँ पे जो आपका न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है इसने क्या कहा था, ये अभी तक भी क्लियर हुआ है क्या, कि कहीं पे कोई डाउट है, ये बताओ। भैया मैं यूट्यूब में देखी थी, आप समझने के लिए तो ये ना एफ इजिकल टू एम इंटू ए है। हाँ तो एम वी से ही तो ए आएगा, वो ए अच्छा। आएगा। अभी अभी वी है वो, बट वो ए होगा। हम्म, ठीक ठीक है। है, तो हम्म, अभी अभी आप ये बताइए कि अभी जो जो मैंने अभी बताया वो तो समझ आया होगा, जो मैंने ये जो पढ़ा था, द रेट ऑफ। हाँ भैया। ठीक है, दामिनी कह रही है एक बार और बताने, ठीक है एक बार और बताते हैं। ठीक है, बता दो एक बार और। देखिए न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, अब जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें तो बहुत इजी चीजें थी। अब जो सेकेंड लॉ है उसमें क्या है, उसमें आपको, उसमें आपका क्या आ गया है, उसमें ए आया है, लेकिन वो ऐसा पता चलेगा क्या, नहीं ऐसा पता नहीं चलेगा। वो उसको अपन कैसे करेंगे, उसको अपन करते हैं, देखो कैसे करते हैं। इसमें लिखा हुआ है
कि द रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट की बात कर रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पहले क्या है, ये दिमाग में अब तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू एम एम यू या एम वी। ठीक है, तो P किसको बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम को, जिसका मतलब क्या होता है, मास एंड उसकी मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये पता चला कि लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द, मतलब लीनियर मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये तो टू द अप्लाइड फोर्स F, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। ये देखो मैंने बोला था u हो या v हो मतलब एक ही है, v मीन्स वेलोसिटी होती है ना। तो ये अगर यहाँ पे हमने पढ़ा था कल एम यू, तो एम यू जरूरी नहीं है कि यू ही हो, यू के जगह वी भी होता है, मैंने कहा था। तो वही लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड फोर्स के। क्या अब बात ये समझ में आ रही है, फर्स्ट लाइन। हाँ भैया। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद बोला है एंड चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ। अब देखो जो इसके मोमेंटम में क्या चेंजेस होगी। अब मोमेंटम में जैसे ये फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, है ना, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, बट इस मोमेंटम में क्या चेंज होगा, तो चेंज ये होगा कि m तो m रहेगा ही, मास तो रहता ही है, साथ ही जो यहाँ पे v था ना, उसकी जगह में वेलोसिटी की जगह में a आ जाएगा। मोमेंटम में चेंजेस हुआ है ना, मोमेंटम में क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है। और इसीलिए कहा गया है कि F इज इक्वल टू एम वी शुरू में बताया गया है, जो कि क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम, क्या कह रहा है ये, कि जो लीनियर मोमेंटम है आपका, है ना, जो ये लीनियर मोमेंटम है, वो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, वो लीनियर मोमेंटम फोर्स के इक्वल होगा। लीनियर मोमेंटम जो है आपका वो फोर्स, ये लीनियर मोमेंटम है जो कि फोर्स के इक्वल होगा, या इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल ज्यादा वर्ड ज्यादा बेटर है। तो ये पहला उसने कहा कि फोर्स के इक्वल टू लीनियर मोमेंटम होगा। अब क्या कहा कि जो लीनियर मोमेंटम है उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा, किसमें, मोमेंटम में आगे जाके कुछ चेंज होगा, और उसका प्लेस जो है ना, उसका प्लेस फोर्स में जो इसका वेलोसिटी था उसका प्लेस ए ले लेगा, इसका मतलब F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। क्या अभी क्लियर है। हाँ भैया। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे आगे, देखो इसमें लिखा हुआ है मैथमेटिकली कैसे इसको अपन करते हैं, तो मैथमेटिकली देखेंगे। इसमें बोला है F इज इक्वल टू डी, देखो फोर्स इज इक्वल टू, है ना, फोर्स इज इक्वल टू है, तो हम F इज इक्वल टू करते हैं। हाँ देखो इसमें लिखा हुआ है F इज इक्वल टू के, के क्या है, डी अपॉन डी टी और एम वी। क्या कर दिए इसका, लीनियर मोमेंटम है ना, तो इसीलिए हम इसका क्या कर दिए, मैथमेटिक्स का कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या। हाँ भैया, समझ में नहीं आ रही है, d/dt कैसे हो गया। अच्छा एक सेकेंड, चलो ठीक है अभी बताते हैं कैसे हुआ। देखो कैसे होता है, यहाँ पे आप ये देखोगे कि आपका क्या था, F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू था K, और K के बाद K क्या था आपका, K आपका नियतांक कहते हैं जिसको कांस्टेंट कहते हैं, है ना। D अपॉन डी टी क्या है, तो D अपॉन डी टी आपका है इंटीग्रेशन, नहीं, D अपॉन डी टी है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, mv का। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है,
डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। ये मैथमेटिक में ये करते हैं, है ना, मैथमेटिक में ये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ था उसमें चेंज हुआ था। उसने कहा था जो F इज इक्वल टू था, F इज इक्वल टू के था, F इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक सेकेंड, F इज इक्वल टू क्या था, एम वी, MV जो कि चेंज हो गया। आप क्या हो गया, F इज इक्वल टू हो गया था हमारा MA। तो MA। ये कैसे चेंज हुआ और ये क्या क्या प्रोसेस हुआ, ये हमको पता करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसी वाले इक्वेशन में इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये याद रखना, डिफरेंशिएशन करना मतलब डी बाय डी टी कर देना। डी टी क्यों किया हूं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए। ठीक है, अभी थोड़ा सा और मैथ्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, क्योंकि ये अगर मालूम रहेगा तो आप बहुत इजीली बता पाओगे कि डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, किसी भी का, जैसे कि x है कोई, है ना, हमारा ये अल्फाबेटिकल x है, अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, d अपॉन डी लिख दूंगा सबसे पहले। ठीक है, d अपॉन टी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन, d फॉर डिफरेंशिएशन। तो d मतलब इसका x का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब डिफरेंशिएशन x का कर रहे हैं तो वहां पे हमको क्या, किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये बात बताना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। जहां यहाँ अगर मैं d बाई डी एक्स लिख दिया तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं जिसके भी रिस्पेक्ट में करूंगा, मतलब अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वो रिलेट करेगा कि जो x वाला जो जो टर्म है, जैसे मान के चलो एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 5 है, सपोज करो, है ना। तो यहाँ पे वो किसका किसका डिफरेंशिएशन करेगा, तो वो सिर्फ x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेगा। जैसे ये x का है तो सिर्फ इसका ही डिफरेंशिएशन करेगा, ये 5 का डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये उसी का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन करता है। क्या समझ में आया बात? हाँ भैया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। जहां पे भी अगर समझ ना आए तो चैट सेक्शन में जरूर लिखना दामनी आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसी में हमने देखा कि अभी हम देख रहे हैं डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और हमने क्या किया था, एम, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था, के लिखा था। के क्यों लिखा था, के फोर क्या होता है, एक सेकेंड, डी अपॉन डी टी, भैया के कांस्टेंट है तो d अपॉन dt डिफरेंशिएशन MV था ना, d हाँ, अपॉन dt का। डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और उसके बाद था, सॉरी ऐसा नहीं था, डी अपॉन डी टी नहीं था, यहाँ पे क्या था, एफ था, इज इक्वल टू हाँ डी अपॉन डी टी, और उसके बाद था यहाँ पे था के, और के को बाहर लिख दिए, पहले अंदर ही लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे रहेगा के क्यों लगा दिए, क्योंकि वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके बाद एम वी। ठीक है, तो यहाँ पे एमवी था, तो हम सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमको मालूम चल रहा है यहाँ पे कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिस्पेक्ट में MV। कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। हाँ, हाँ टाइम पे। तो एक चीज बताओ, टाइम जो है वो आपको बताता क्या क्या है, टाइम आपको किस में लगेगा, मास में भी टाइम का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताओ, मास में टाइम की जरूरत होती है। हाँ भैया, हाँ चलो, शायद वो। आपको मास में टाइम की जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो एमएलटी होता है, एमएलटी। तो यहाँ पे टाइम तो आता ही है, इसका एमएलटी फॉर्म निकालोगे, सीजीएस एसआई पद्धति निकालोगे, एसआई जो इसका है, एसआई या सीजीएस, तो उसमें आपको एमएलटी मतलब इसका जो होता है, एम फोर मास, एल फोर लेंथ, और टी फोर टाइम, तीनों यूज तो होता ही है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू, अब क्या होगा, तो अब ये हो जाएगा k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि k का कुछ भी नहीं होने वाला, और d अपॉन dt जो है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे m और v का क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो जब m और v का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखाएंगे f इज इक्वल टू हो जाएगा m डी वी अपॉन डी टी। अब देखो m का नहीं हुआ, m का हुआ क्या, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, m को भी उसने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि m4 तो मास होता है, तो मास में अभी टाइम की जरूरत नहीं है। भले ही ऐसा ही यूनिट्स में मास का क्या होता है, mlt ऐसे लिखते हैं, इसका cga मतलब ऐसा ही यूनिट्स में, लेकिन जो mlt जो लिखते हैं वो अभी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मास में टाइम बहुत ज्यादा मेजर नहीं कर रहा है। ठीक है, टाइम यहाँ मेजर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिसकी जरूरत हमें नहीं है उसको हम क्या करते हैं, इस d बाई डी टी के बाहर लिख देते हैं। समझ में आ रहा है, d बाई डी टी के बाहर लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखो, इसको मैंने ऐसे लिखा है इसलिए आपको समझ आ रहा है ऐसे, अगर मान के चलो कि मैं इसको d बाई डी टी ऐसे लिख दूं और यहाँ सिर्फ v लिखूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा भी, कि v को हम वहां डिफरेंशिएट किए हैं और m का डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, क्योंकि m t को रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो t को रिलेट करेगा, टाइम को जरूर रिलेट करेगा। तो इसीलिए v जो है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ गया। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि f इज इक्वल टू, है ना, अब देखेंगे आगे कि f इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये m तो रहेगा ही, m तो रहेगा ही, m तो है। अब d बाई डी डी वी बाई डी टी, क्योंकि एक साथ हो जाएगा ये डी वी बाई डी टी, तो हम जानते हैं कि डी वी बाई डी टी बराबर क्या होता है, a होता है। dv बाय dt बराबर a होता है। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी वैल्यू होती है a। ठीक है, समझ में आ रहा है? a मतलब क्या होता है, a मतलब, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्या बात हुई, अभी समझ में आ गया? हाँ भैया। जब वेलोसिटी को आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन, सॉरी, वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए हो गया। क्या यहाँ पे कुछ डाउट है? नहीं भैया, नहीं है मुझे। आप बताओ दामिनी, आपको कुछ डाउट हो तो? चलो ठीक है, आपको भी डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। एक सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, अब आगे चलेंगे। इसके बाद आएगा इसका न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके बाद आएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, जो अभी हम करेंगे। तो थर्ड लॉ आपने पढ़ा है क्या? आप इसको ना, लेकिन आप घर पे पढ़ते रहोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको सारा कुछ मालूम रहेगा कि फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी थर्ड नंबर देखते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल, जो कि हमने तो देखा ही नहीं। तो सेकेंड लॉ के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखो क्या कहा है, एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। देखो लिखा है, इट इज इजियर फॉर अ स्ट्रॉन्ग अडल्ट टू पुश अ पुल शॉपिंग cart than it is for a baby to push the same cart. This is depending on the net force acting on the object. दूसरा है, it is easier for a person to push an empty shopping cart than a full one. This is depending on the mass of the object. क्या कहा इसने?
कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग काम कर रहा है, तो क्या क्या आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? भैया मुझे समझ नहीं आया। दामिनी, क्या आपको समझ में आ रहा है बात? नहीं। ओके, तो हम समझते हैं। तो देखो, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, न्यूटन के जो मोशन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहलाता है? वो ये कहता है कि जितना भी आप फोर्स लगाओगे किसी चीज में, देखो मैं बहुत इजी चीजें से बता, सॉरी थर्ड बता रहा हूँ, क्या सेकंड बताना था ना, सेकंड का एग्जांपल हाँ भैया है सेकंड तो बताना सेकंड। था। हाँ, हाँ चलो, सेकंड का एग्जांपल ये था कि देखो, पहले पहले तो सेकंड का आप वो समझ लो कि कोई भी अगर सपोज करो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो किसी भी मतलब कहा जाए वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से वो क्या चल रहा है ना, और उस पर अगर कोई हम फोर्स लगा दे, है ना, तो क्या होगा? तो उसके जो वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा, उसके किस पे चेंजेस होगा? वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा, है ना, वही क्या कहलाता है? वही आपका कहलाएगा, क्या एक्सीलरेशन। कहलाता है वही? एक्सेलरेशन। तो वही आपका कहलाएगा एक्सेलरेशन, और यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। तो कहने का ओके भैया। मतलब वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है, वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है, किसके किसके लिए? जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसमें, उसके कारण अगर कोई चेंजेस आ रहा है वेलोसिटी में, तो समझ जाओ कि वहां पे एक्सेलरेशन आ गया है, और एक्सेलरेशन आ गया है, तो यही है न्यूटन के गति का या न्यूटन के मोशन का सेकेंड लॉ। अब इसमें जो आपका एग्जाम्पल है उस पे ध्यान से देखो, तो उस पे लिखा है कि देखो, इट इज इजियर, ये बहुत इजी है, कैसा? फॉर अ स्ट्रॉन्ग अडल्ट टू पुश अ फुल शॉपिंग कार्ट देन इट इज फॉर अ बेबी टू पुश द सेम कार्ट। मीन्स क्या कहा इसने? मीन्स इसने कहा है कि ये बहुत आसान है कि अगर कोई अडल्ट पुश करे किसको? शॉपिंग कार्ट को। शॉपिंग कार्ट में समझ में आता है? हाँ भैया। जो जो ऐसा कुछ बकेट रहता है, हाँ। ऐसा कुछ बकेट रहता है बड़ा सा, और उसको क्या करते हैं वैसा आगे आगे खिसकाते हैं, है ना। तो ये वही है, और उस पे सब कुछ डालते जाते हैं जो भी अपने को चाहिए, नीड है जो भी। तो यही है शॉपिंग कार्ट। तो इस शॉपिंग कार्ट में क्या कहा उसने कि ये बहुत इजी होगा किसके लिए? अडल्ट के लिए, कि उसको क्या करना? पुश करना। ठीक है, किसके किसके मतलब अकॉर्डिंग इजी होगा? तो फॉर अ बेबी, अगर कोई बेबी पुश करता है उस सेम कार्ड को, तो उसके बिहाफ में ये जरूर इजी होगा कि उसको कोई अडल्ट पुश करे। समझ में आया? तो इसमें क्या लिखा है? दिस इज डिपेंडिंग ऑन द नेट फोर्स। ये क्या है? किस पे डिपेंड कर रहा है? नेट फोर्स के ऊपर, एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप जो नेट फोर्स लगा रहे हो, ये पूरा फोर्स पे डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो तो जरूर सी बात है कि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, और वो बेबी फोर्स लगा रहा है तो ये भी बात श्योर है कि वो बेबी कम फोर्स लगाएगा। ठीक है। सेकंड जो है हमारा, उसमें देखेंगे इट इज इजियर। देखो ये इस कैसे उसका एग्जाम्पल बना, ये चीज देखो। फर्स्ट वाले में कैसे उसका एग्जाम्पल बना कि देखो, वो कार्ट है ना, वो जो कार्ट है शॉपिंग कार्ट, उसका उसका आखिर वेलोसिटी में चेंजेस हुआ ना, उसके एक्सेलरेशन में चेंजेस हुआ ना। मींस अगर उसको कोई अडल्ट उसको पुश करे तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, कोई अगर बेबी उसको पुश करे तो उसका उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, मतलब चेंजेस तो हुआ ना। और यही जो चेंजेस हुआ ये किसके कारण हुआ? तो ये डिपेंडिंग ऑन द नेट फोर्स। किसके के कारण हुआ? नेट फोर्स के। नेट फोर्स पे ही डिपेंड किया कि वो उसका वेलोसिटी जो है वो कम हो या ज्यादा हो।
ठीक है। अब जो सेकंड की बात करते हैं तो इट इज easier फॉर अ पर्सन टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। अब देखो ये बहुत इजी है, किसके लिए? किसी भी पर्सन के लिए जो कि पुश कर रहा है एक खाली शॉपिंग कार्ट, मतलब उसमें कुछ भी, उस शॉपिंग कार्ट में कुछ भी नहीं है ना, देन अ फुल वन। उससे तो इजी होगा, अगर फुल है, शॉपिंग कार्ट में पूरा भरा हुआ है उस शॉपिंग कार्ट में, तो उसको आपको पुश करने में थोड़ा फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर वो खाली है तो आप बहुत इजीली उसको क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो या फिर उसको आगे बढ़ा सकते हो बहुत इजीली, है ना। तो यही इस पे क्या डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो एक बार किस पे डिपेंड किया, फोर्स पे, ठीक है, नेट फोर्स पे। और एक दूसरे बार किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे। मास पे कैसे डिपेंड किया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मास पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर शॉपिंग कार्ट खाली है तो उसका मास कम होगा, ये हमको मालूम है। क्योंकि मास क्या होता है, उसके अंदर जितने भी क्या है, मॉलिक्यूल है या जितने भी पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उन सभी से मिलके ही तो बना है वो कार्ड। तो पार्टिकल्स तो होंगे ही नहीं। लेकिन अगर उसको फुल कर देंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट और रख देंगे, तो अब क्या होगा, वहां बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत सारे हो जाएंगे। और जब वो बहुत सारे हो जाएंगे तो वो हैवियर होगा, थोड़ा एम्प्टी कार्ड से थोड़ा हैवियर होगा। तो इसका मतलब है कि आपको वो दोनों जो आपके कार्ड थे, जो एम्प्टी था और जो हैवियर था, फुल था, तो ये दोनों को पुश करने में डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट होगा। कैसा डिफरेंस, जैसे एम्प्टी रहेगा तो उस पे आपको बिल्कुल कम फोर्स लगेगा क्योंकि उसमें मास कम है। और अगर उसके अंदर कुछ डाल दिए हैं, हम शॉपिंग कर लिए हैं और उसको फुल कर दिए हैं, तो अब जो फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा। और उसके पीछे का रीजन क्या है, फोर्स ज्यादा लगने के पीछे का रीजन क्या होगा, तो रीजन ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ गया है। क्लियर हुआ है? हाँ भैया। अब आगे चलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या कहा उसने, उसने कहा ये तो बहुत इजी है, ये तो वही बात हुई कि अगर कोई अगर अच्छा, दो एक वॉल दो वाला दो एग्जांपल है। हाँ, जैसे दो कोई मतलब कोई दो इंसान है। अब ये दोनों इंसान पे आपस पे लड़ाई हुआ है, तो इस पे क्या होगा, इस पे अगर ये फाइट कर रहा है और ये भी फाइट कर रहा है, ये दोनों फाइट कर रहे हैं, तो ये याद रखना कि अगर ये एक मारेगा तो ये भी एक मारेगा, इक्वल का होगा फाइट। तो मीन्स क्या होगा कि अगर, क्योंकि आजकल का तो जनरेशन यही है कि अगर ये चार मार दिए तो ये भी चार मारेगा ही जरूर। तो मतलब क्या होगा कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना भी एक्शन करोगे उसका अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, जितना भी एक्शन करोगे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। और यही कहलाएगा क्या, यही कहलाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, मीन्स अगर इसने एक झापड़ मारा है तो वो जरूर एक झापड़ मारेगा और ठीक वही जगह मारेगा जहां उसने मारा है, ताकि बराबर लगे, उसको भी उतना ही लगे, हमको भी उतना ही लगा, जितना जितना दर्द हमें हुआ उतना उसे भी हो। तो यही है इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो जैसे करेगा उसको वैसे ही पड़ेगा। तो यही चीज है। तो अभी देखें इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें का दूसरा क्या होगा कि अगर मान के चलो कोई वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे अपन कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, क्या थर्ड लॉ यूज थर्ड लॉ। होगा न्यूटन का? हाँ भैया। अच्छा, थर्ड लॉ होगा, बताओ कैसे होगा। भैया जब हम लोग वॉल को पुश करेंगे तो वॉल उल्टा हमें पुश करेगा, वही फोर्स लगा के रिएक्शन होगा ना, तो उसके लिए इसीलिए वो थर्ड लॉ है। ठीक है, जैसे हमने अगर वॉल पे फोर्स लगाया है और वॉल ने भी हम पे फोर्स लगाया है, तो हमको तो पता चला ही नहीं, हमने तो फोर्स ऐसे ही लगा दिया, उसको जोर से ढकेल रहे हैं। लेकिन हमको क्या दिख रहा है, हमको तो यही दिख रहा है कि वॉल तो खड़ा है चुपचाप, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो कैसे फोर्स लगा रहा है। तो
इसका मतलब ये है कि जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो हावी हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 पर्सन है, सपोज करो कि यहाँ पे 2 पर्सन है, अगर ये दोनों पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, है ना, ये दोनों पर्सन अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं या फिर दोनों लड़ाई नहीं कर रहे हैं, सपोज करो ये दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, कोई रस्सी है या फिर अपना पंजा लड़ा रहे हैं, सपोज करो ये भी और ये भी, ये दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और एक दूसरे को लड़ रहे हैं। तो उसमें देखा जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा पावर है। जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो हावी हो जाएगा, चाहे ये हावी हो जाए इसके ऊपर तो ये उसको पटक देगा, अदरवाइज ये इसको पटक देगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि अगर दोनों के पास बराबर फोर्स रहे, सपोज करो, इसका आंसर पूछूंगा मैं, अगर दोनों के पास बराबर फोर्स रहे तो क्या इफेक्ट होगा बताइए। दोनों के पास इक्वल फोर्स रहेगा तो क्या इफेक्ट होगा। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा उसे में, दोनों तरफ इफेक्ट होगा तो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर इसके पास और इसके पास दोनों के पास इक्वल फोर्स है, ये दोनों क्या किए हैं, अपने दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये भी अपने जगह पे ही रहेगा, कोई भी नहीं गिरेगा, क्योंकि इसने जितना फोर्स लगाया है उतना फोर्स इसने भी लगा दिया, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जो जहां है वहीं रहेगा। बट अगर बात करूं, ये बहुत कम कंडीशन पे होता है, रेयर कंडीशन पे। और अगर बात करो कि इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा, तो ये इसके ऊपर हावी हो जाएगा और क्या कर देगा, इसको झुका देगा या ढकेल देगा या गिरा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्शन है, जो इसने एक्शन किया, किसने एक्शन किया, ये इसको नाम दे देते हैं ए या बी। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो ए ने जो एक्शन किया है ना, उसका एक्शन ज्यादा फोर्स है, और बी का जो रिएक्शन था, इसने जो रिएक्शन दिया जितना, वो सफिशिएंट नहीं था, मतलब उतना पावरफुल रिएक्शन नहीं दिया। तो क्या हुआ, जिसने एक्शन दिया, जिसने ज्यादा फोर्स लगाया, तो वो क्या किया, सामने वाले को पटक दिया। तो इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ फोर्स लगेगा, बट किसी का अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तभी वो सामने में जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन पे आ जाएगा, मोशन पे है तो रेस्ट पे आ जाएगा, या फिर उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है। हाँ भैया। अगर उसका शेप साइज और उसका मतलब स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि उसमें जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगा रहा है फोर्स, उसका फोर्स ज्यादा है। जैसे कि आपकी बात करें, है ना, हम आपकी बात करते हैं कि आप अगर सपोज करो, आप अगर घर पे आपके पास कॉपी है, कॉपी को आपने क्या किया, ऐसे रोल कर दिया। तो कॉपी को आप रोल कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि कॉपी भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि कॉपी फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल है, ये थर्ड लॉ हर जगह लगता है। आप अगर कॉपी को उसको मोड़ रहे हो या उसको रोल आउट कर रहे हो, तो कॉपी भी आपके ऊपर फोर्स लगा पा रहा है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट फोर्स लगा पा रहा है जिससे वो अब बच सके। नहीं भैया। नहीं, वो सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा रहा है। अगर वो सफिशिएंट फोर्स लगा देता तो हमको क्या होता है, मोड़ने में या रोल आउट करने में कठिनाई होती और हम आसानी से रोल आउट नहीं कर पाते। समझ में आया है। और अगर उसको, अगर क्या होगा कि हम उसको आसानी से रोल आउट कर रहे हैं, मीन्स क्या होगा कि उसका जो फोर्स है वो कम है, मतलब हमारा जो एक्शन है वो ग्रेटर है, उसका जो रिएक्शन है वो लेसर है। इस वजह से क्या हो जा रहा है, इफेक्ट पड़ जा रहा है, इस वजह से चेंजेस हो जा रहे हैं। अब चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, चेंजेस या तो स्टेट में चेंज हो सकता है, देखो
चेंजेस क्या क्या में हो सकता है? स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक है, या शेप में, या साइज में, कुछ भी चेंज हो सकता है। अब स्टेट में कैसे चेंज होगा? तो स्टेट में चेंज कुछ इस तरह होगा कि अगर वो मोशन में है तो वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि भैया कोई मोशन में तो रेस्ट पे आ जाएगा। हाँ, जैसे कि कोई मान के चलो जो ट्रेन रहती है, बच्चों के खिलौने रहते हैं जो, वो अगर कोई ट्रेन है या कोई वैन है, वो अगर चल रहा है और हम वहां पे अगर अपना हाथ रख लें तो वो क्या होगा? वैन रुक जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ? मीन्स वो अभी मोशन में था बट वो रेस्ट हो गया। अब सेम प्रोसेस आप करो, रोड पे अगर कोई बस चल रही है, वहां पे बीचों बीच खड़े हो जाओ और बस को रोकने की कोशिश करो, क्या होगा? अगर बीचों बीच अगर आप खड़े हो गए और बस को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करोगे तो किसका फोर्स हैवियर होगा, ये बताइए? आपका बस एक्शन का। हैवियर है, आपका एक्शन हैवियर है कि कि आपके ऊपर जो रिएक्शन लगेगा वो हैवियर है? भैया जो रिएक्शन हो रहा है वो हैवियर है। हाँ, तो जब आपका रिएक्शन हैवियर होगा तो किस पे चेंजेस होगा? आप पे चेंज होगा, यानी कि जो एक्शन कर रहा है उस पे चेंज होगा, कि जो रिएक्शन कर रहा है उस पे चेंज होगा? भैया जो हम कर रहे हैं वो चेंज हाँ, होगा। मतलब अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो हम अगर हमारा फोर्स जो है वो कम है तो चेंजेस भी हमारे अंदर ही आने वाला है, हाथ पैर टूट जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको समझने की बात है, ये समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अगर देखा जाए तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है यही है कि जितना आप क्या करोगे? एक्शन लगाओगे उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा। और जब जितना ही आप एक्शन लगा रहे हो और उतना ही रिएक्शन मिल रहा है, मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि आपने जितना एक्शन लगाया है, अगर उतना ही सामने वाला भी रिएक्शन लगा दे तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, एक बात अगर सुनिए, आप अगर यहाँ से सपोज करिए ये वॉल पे आपने क्या किया? ईस्ट वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो वॉल आपके कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, तो वॉल आपको कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बताइए? दामिनी आप बताइए तो। अगर अगर आप वॉल पे ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल आप पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? चैट सेक्शन पे लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए क्या क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो शॉर्टकट में लिखिए कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा? दामिनी आपको आवाज आ रही है? तो बताइए कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? मुझे बताइए, आवाज आ रही है तो। तो अभी बताइए कि कौन से डायरेक्शन में। अभी देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक वॉल है, इस वॉल पे अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो? ईस्ट वाले डायरेक्शन में। तो वॉल आपके ऊपर, कौन? वॉल
वॉल आपके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ये वॉल जो है ये आपके लिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? हमने तो ईस्ट वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ईस्ट वाला डायरेक्शन कौन सा है? ये है ईस्ट वाला डायरेक्शन। आप ईस्ट वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो वॉल आपके ऊपर कौन से वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है तो बताइए, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टाइप कर दीजिए कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है तो जल्दी लिख दीजिए कि कंफ्यूजन है, अदरवाइज आप कोई एक उसका नाम बताइए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी एक। वेस्ट साइड। तो थोड़ा सा जल्दी देने की कोशिश करेंगे आप, ये जो आंसर है ना, थोड़ा सा जल्दी देना आप, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि आपका माइक भी कुछ प्रॉब्लम है शायद, उसको ठीक करेंगे फ्री टाइम पे। अभी देखें, आपको पता चल गया कि अगर आपने ईस्ट पे लगाया है तो जो वॉल है वो वेस्ट पे लगाएगा, आपके अपोजिट। इसीलिए अगर मान के चलो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है F12, क्या लगाया है? F12, तो वॉल आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? माइनस, सबसे पहले तो माइनस, उसके बाद F, अब 1 2 की जगह 2 1, सॉरी, 1 2 की जगह 2 1। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ बताइए? भैया बट बराबर होगा ना, F12 F21 कैसे हो गया? तो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे हुआ ये? भैया बट मेरे ख्याल से F12 होना चाहिए, F21 नहीं। जितना पावर हम दे रहे हैं उतना पावर दीवार भी देगा, अच्छा, तो दीवार भी उतना ही पावर देगा? तो भैया तो कैसे होगा? हम दीवार को पुश करेंगे तो हम दीवार को कैसे करेंगे? जितना पावर हम लगा रहे हैं उतना पावर एक हमको चीज दीवार उल्टा एक देगा चीज ना। समझ रहे हो, एक चीज समझ रहे हो आप कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैंने कहा था दोनों ऑब्जेक्ट में। तो एक चीज बताओ अरे कि आप अगर वॉल को पुश कर रहे हो तो क्या आप नहीं हिल पा रहे हो? क्या आप तो हिल जा रहे हो, आप तो हाथ भी हटा हाँ रहे हो, भैया, हिल हम भी जा रहे हो, हिल तो रहे हैं, पीछे हम लोग आप तो हिल जा रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है, हाँ। दोनों तरफ का इक्वल फोर्स तो नहीं है ना, दोनों का इक्वल फोर्स रहता तो आपको भी हिलने नहीं देता वो। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर आपका फोर्स जितना लगा रहे हो उतना ही फोर्स अगर दीवार भी लगाए या वॉल लगाए तो वो आपको भी हिलने नहीं देता। अगर आप हिलते तो आपके ऊपर गिर जाता वो दीवार, हो जाता नमस्ते। तो मीन्स कहने का मतलब यही है कि अगर इक्वल फोर्स हो तो वहां पे दोनों को नहीं हिलने दिया जाता है, दोनों नहीं हिल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मन कर रहा है तो ढकेल दे रहे हैं जोर से, फोर्स लगा दे रहे हैं, अदरवाइज साइड पे बैठ जा रहे हैं, फिर लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फोर्स है ना वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है हमारा फोर्स, उस वॉल के सामने तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर कुछ होता तो कुछ ना कुछ तो हम भी कर लेते, मतलब वॉल को ऐसे कंडीशन में ले आते कि या तो वॉल गिरे या तो हम गिरे। तो हमारे पास उतना फोर्स है ही नहीं, हम बहुत उसके लिए तो बहुत ही छोटे हैं, बहुत कम है हमारा फोर्स। तो इसी के लिए यहाँ पे इक्वल फोर्स तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल फोर्स नहीं है। दामिनी ने बिल्कुल सही कहा, इक्वल फोर्स बिल्कुल नहीं है।
तो यहाँ पे हमको पता चल गया। तो यहाँ पे आपको ये होगा कि अगर इक्वल फोर्स हमारे पास नहीं है, मतलब हम उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं जितना दीवार को उतना फोर्स चाहिए, तभी वो हमसे कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भी फोर्स लगा ले हमारा फोर्स तो पहले 0 होगा। तो अगर हम मान के चले कि फोर्स हमने 12 लगाया है, तो जरूर वो हमारे से अपोजिट में ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, मतलब F21 लगा रहा होगा। क्योंकि अब ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा तो कितना ज्यादा लगा रहा होगा, तो ये हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम कैसे उसका वो निकालें कि वो कितना फोर्स लगा रहा है। हम कितना लगा रहे हैं ये तो हम निकाल पा लेते हैं, लेकिन वो कितना लगा रहा है ये कैसे निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने ही फोर्स को, जितना फोर्स लगाए उसी को अपोजिट कर देते हैं। मतलब 12 लगाए हैं तो 12 को 21 कर देते हैं। समझ में आया क्या बात कह रहा था मैं? क्या बातें क्लियर हुई है? अगर दामिनी आपको भी क्लियर हुई है तो जरूर लिखो कि हाँ क्लियर है, और अलीशा आपको भी क्लियर हुई है तो आप भी बताइए। हाँ भैया, क्लियर है मुझे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप आगे चलें, इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ तक मैथमेटिकली भी हमने सॉल्व कर लिया। अब कोई बात ही नहीं, समझाने वाली बात ही नहीं। ये जो एक लाइन करके बताया हुआ है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने बता ही दिया है कि कैसे होता है ना। क्योंकि 1 और 2 दो पॉइंट ले लिया है और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो ए भी कुछ फोर्स लगा रहा है 1 नंबर, और 2 भी कुछ फोर्स लगा रहा है 2 नंबर, जिसमें 2 का फोर्स थोड़ा ज्यादा है। भाई ये टॉपिक लास्ट हो गया क्या? क्योंकि मुझे क्लास जाना था। मुझे 4:30। हाँ, 4:30। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है इसके पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास ओवर करते हैं। तो देखें एग्जाम्पल क्या है। तो लिखा है स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही आप स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स वो वाटर भी आपके ऊपर लगा रही है, तभी आप क्या कर रहे हो, उस पे स्विम कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? सेकंड है जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बोट ऑन टू द बैंक ऑफ अ रिवर। मीन्स क्या कहा कि अगर कोई मैन जंप कर रहा है फ्रॉम अ बोट, बोट से ऑन टू द बैंक ऑफ रिवर, रिवर में, है ना। तो क्या होगा, आप अगर जंप कर रहे हो तो आप अगर उस पे जितना फोर्स लगाओगे, क्योंकि देखो अगर जब भी जंप करोगे किसी भी रिवर में, तो आप एक बार नीचे जाओगे, फिर उसके बाद वो नीचे से वो ऊपर फेंकता है। मीन्स क्या कर रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर और आपको वापस ऊपर कर रहा है ना। तो ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद आप स्विमिंग करने आता है आपको तो आप स्विम कर लोगे, है ना। उसके बाद आप जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना आप लगा लोगे। अगर आप स्विमिंग नहीं करना नहीं आता है, आप उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हो, उतना मतलब जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना फोर्स आप नहीं लगा पा रहे हो, और आपका फोर्स कम हो जा रहा है, तो वो आपको अंदर खींच लेगा, आप उसकी ओर गिरने लगेंगे। ठीक है। थर्ड वाला है जर्क इज प्रोड्यूस्ड इन अ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। अब जर्क इज प्रोड्यूस इन अ गन, देखो जब आप गन को फायर करोगे तो जर्क होता है थोड़ा सा, क्या होता है, एक पीछे खींचता है। जैसे आप फायर करोगे किसको, गन को, तो गन थोड़ा सा पीछे खींचता है, तो थोड़ा झटका लगता है ना। तो यही जो झटका है, जो फायर बुलेट का जो फायर होता है, तो उसमें जो झटका लगता है वो क्या है आपका, वही है ये रिएक्शन। आपने एक्शन किया, आपने बुलेट को शूट किया, बुलेट को मतलब बुलेट के थ्रू आपने शूट किया बंदूक से। आप क्या होगा, उस बंदूक से आपको रिएक्शन मिलेगा कुछ, वो थोड़ा सा झटका मारेगा तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे। मीन्स ये जो है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बाद है पुलिंग ऑफ कार्ट बाय अ हॉर्स। क्या लिखा है, पुलिंग ऑफ कार्ट बाय अ हॉर्स, मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा? पुलिंग अ भैया कार्ट पुल बाय अ हॉर्स।
बताओ। कूलिंग ऑफ भैया कार्ट किसी चीज बाय को कूल नहीं समझ आ रहा है? हाँ, देखो नहीं, ये देखो, कूलिंग और ये काट जो है ना, काट, कार्ट मतलब वो क्या समझ होता में है? नहीं आ रहा है। भैया जो एक किसकी बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, एग्जांपल दिए थे काट का, नहीं, तो मेरे को वो लग रहा है। वो तो वो शॉपिंग कार्ट है, वो नहीं होता। पुलिंग का कार्ट, कार्ट मतलब क्या होता है बताओ? जिस पे पहिए लगे हो उसको कार्ट कहते हैं। तो अगर जो घोड़ा गाड़ी देखे हो, जिसमें अच्छा, सामने में घोड़ा टांगा। रहता है और हाँ पीछे गाड़ी रहता है, तो उस हम्म। गाड़ी के बारे में ही बात कर रहा है कि पुल कर रहा है, वो खींच रहा है। पुलिंग ऑफ कार्ट बाय अ हॉर्स, हॉर्स क्या कर रहा है? उस घोड़े वाले गाड़ी को खींच के आगे जा रहा है। तो यहाँ पे जितना फोर्स उस पे लगा रहा है अपने कार्ट पे, जो उसका वैन है, जो पीछे जो उसका गाड़ी है, उस पे जितना वो फोर्स लगा रहा है, वो कार्ट भी उस घोड़े पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। इसलिए वो उससे, मतलब क्या हो रहा है, दोनों ना वो गिर रहे हैं ना ये गिर रहा है, दोनों में से कोई नहीं गिर रहा है और दोनों चल रहे हैं। है ना? समझ में आया? हाँ और भैया। वही अगर फोर्स क्या, हॉर्स अगर ज्यादा फोर्स लगा दे तो क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगा, वो स्पीड भागने हाँ लगेगा बहुत। भैया। तो जो पैसेंजर है हम्म। वो तो गिरेगा ही, वो भी गिर जाएगा। या फिर क्या होगा, बहुत हैवियर होगा, सपोज करो बहुत मोटे मोटे लोग बैठ गए कार्ट पे, तो अब क्या होगा? अब हॉर्स क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, होगा ही नहीं उससे। कितना करेगा? होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी क्या कर रहा है वो जितना एक्शन लगा रहा है हॉर्स, उतना रिएक्शन उसको मिल नहीं रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, मतलब वो हिल ही नहीं रहा है। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे वर्क ही नहीं होगा। समझ आया? अब इसके बाद लिखा है नोट, नोट में थोड़ा सा देख लेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, इसी को क्या कहते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय इट। क्योंकि फर्स्ट और जो थर्ड लॉ है, वो क्या होता है? इसी से ही ऑब्टेन किया गया है। इसीलिए कहा गया कि सेकेंड लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों क्या है? रिलेट करते हैं सेकेंड लॉ को। समझ में आ गया बात? हाँ भैया। ठीक है। ठीक है फिर इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे। दामिनी तो लेफ्ट हो गई है शायद, आई थिंक। चलो कोई नहीं, इसके आगे की क्लास हम कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलो, ओके, आज के लिए बाय ओके बाय। भैया, थैंक कल यू। मिलते हैं।